शगुन अपने हाथों पर लगी मेहंदी को देखकर खुद से बोलती है। आखिरकार लग ही गई मेरे हाथों में मेरे साजन के नाम की मेहंदी। और मुझे पता है इसका रंग भी उतना ही गहरा होगा जितना सुनील मुझसे प्यार करता है। बस जल्दी से मेरी मेहंदी सूख जाए। थोड़ी देर बाद जैसे ही शगुन की मेहंदी सूख जाती है तो वो जल्दी से उसे धोने के लिए बाथरूम में वॉश बेसिन की तरफ जाती है। जैसे ही वो मेहंदी धोकर अपने हाथ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके हाथों पर मेहंदी का रंग था ही नहीं। उसके हाथ अभी तक कोरे थे। तभी उसके हाथों से खून निकलने लगता है और ये देखकर वो खुद से कहती है, ये क्या हो रहा है? मेरे हाथों पर मेहंदी के रंग की जगह खून का रंग क्यों है? ये कैसी खूनी मेहंदी है? क्या हो रहा है? ये सब कहाँ से आ रहा है ये खून? तभी बाथरूम की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगती है। जैसे ही शगुन की नजर वॉश बेसिन पर टंगे शीशे पर पड़ती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो कांपती हुई आवाज में कहती है, तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? तुम तो मर चुकी हो। नहीं, ये मेरा वहम है। इतने सालों बाद तुम यहाँ वापस नहीं आ सकती। शगुन एक बहुत जानी मानी ब्यूटिशियन थी। पूरे शहर में उसका खूब नाम था। सुबह शाम उसका सैलून कस्टमरों से भरा रहता था। ऐसे ही एक दिन उसकी दोस्त मालवी उससे मिलने उसके सैलून आती है और बोलती है, हेलो शगुन मैडम, कैसी हो? अच्छी हूँ, तू बता कैसी है? मैं अच्छी हूँ, एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। सच में? बता क्या बात है? बात ये है कि मेरी शादी पक्की हो गई है और शादी में तू ही मुझे रेडी करेगी और मेहंदी भी तू ही लगा कर देगी। जो हुक्म मेरे आका। तभी मैं कहूँ, लड़की इतना चमक क्यों रही है? शादी का ग्लो आ रहा है। क्या यार, तू भी मजाक कर रही है? अपना सारा काम ना एडवांस में कर लेना, कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे। अरे मेरी जान, सैलून बंद कर दूंगी पर तेरी शादी में कमी नहीं आने दूंगी कोई। ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद मालवी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद शगुन हाथों में तोहफा लिए मालवी की सगाई में पहुँचती है। पर जैसे ही वो मालवी के होने वाले पति सुनील का चेहरा देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तभी मालवी शगुन को आवाज देकर कहती है, शगुन यहाँ आना। वहाँ क्या कर रही है? हाँ आई। शगुन, ये है मेरे होने वाले पति सुनील। सुनील, ये है मेरी जान, मेरी जहान, मेरी दोस्त शगुन। हेलो। इतना कहकर शगुन मालवी को गिफ्ट देकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसके पीछे पीछे सुनील आकर कहता है, शगुन मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं आज भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। इस शादी में मेरी कोई मर्जी शामिल नहीं है, सब माँ के कहने पर ही हो रहा है। एक बार अपनी माँ के कहने पर तुमने मुझे छोड़ दिया था और आज मेरी ही दोस्त से शादी कर रहे हो अपनी माँ के कहने पर। जानते हो, आज भी मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रही हूँ। तुम मिले भी पर मेरे होकर नहीं, किसी और के होकर। नहीं, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। मैं मालवी से शादी नहीं करूँगा, मैं बस तुम्हारा ही रहूँगा और तुम मेरी। इतना कहकर सुनील शगुन को गले से लगा लेता है। सगाई के बाद मेहंदी वाले दिन सुनील मालवी को कॉल करके कहता है, मालवी क्या तुम फ्री हो? हाँ जी, कहिए क्या हुआ? मैं तुमसे मिलना चाहता था, मेरे फार्म हाउस पर आ जाओ। जी ठीक है, आती हूँ। मालवी फोन रखकर जल्दी से रेडी होकर सुनील के पास जाती है, जहाँ चारों तरफ बहुत ही रोमांटिक डेकोरेशन हो रखी थी। ये देखकर मालवी सुनील से कहती है, सुनील ये सब क्या है? क्यों, पसंद नहीं आया? पसंद तो बहुत आया। तो बस फिर सवाल क्यों करती हो? सुनील, आज मेरे हाथों पर तुम्हारे नाम की मेहंदी लग जाएगी और मेरे हाथों के साथ साथ मेरी किस्मत पर भी तुम्हारे प्यार का रंग चढ़ जाएगा। जानता हूँ, और आज सबसे पहले तुम्हारे हाथों पर मेहंदी मैं लगाऊंगा। इतना कहकर सुनील पास में रखा हुआ मेहंदी का कोन उठाकर मालवी के हाथ पर मेहंदी लगा देता है और उसे गले से लगा लेता है। तभी पीछे से शगुन आकर मालवी की पीठ में खंजर गाड़ देती है और उसके सामने आकर बोलती है, सॉरी मेरी दोस्त, पर मैं और सुनील एक दूसरे से पहले से ही प्यार करते हैं और मेरे अलावा सुनील किसी का नहीं हो सकता। तुम्हारी किस्मत में सुनील के प्यार का रंग नहीं बल्कि मेहंदी का खूनी रंग चढ़ेगा। मालवी तड़पती हुई जमीन पर गिर जाती है। उसका बहता खून पीठ से उसके हाथों पर लगी मेहंदी तक आ जाता है और उसके सामने ही शगुन सुनील की बाहों में बाहें डालकर वहाँ से चली जाती है। तुम वापस नहीं आ सकती, मैंने अपने हाथों से तुम्हें मारा है। शगुन इतना बोलती ही है
कि तभी शीशे में से एक खून से लथपथ हाथ बाहर निकलता है और शगुन को अंदर खींच लेता है। तभी अचानक ही उसकी आंखें खुलती है और उसी वक्त शगुन की माँ ऋतु कमरे में आती है और कहती है, बेटा उठ जा, आज तेरी मेहंदी है, कल तुझे ससुराल जाना है। ऐसे ही सोती रहेगी तो क्या कहेंगे ससुराल वाले। हाँ माँ, मैं अभी रेडी होती हूँ। जल्दी तैयार हो जा, मेहंदी वाली आती ही होगी। सुनील के घर से मेहंदी आ चुकी है। इतना कहकर ऋतु वहाँ से चली जाती है। शगुन उठकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाती है। कुछ देर बाद जैसे ही वो रेडी होकर अपने कमरे से नीचे हॉल में आती है तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके घर में मेहमानों की लाशें भरी थी, चारों तरफ खून ही खून था और मेहंदी फैली हुई थी। डरी सहमी शगुन अपनी माँ की लाश के पास जाकर रोते हुए बोलती है, माँ ये सब क्या हो गया? ये सब किसने किया माँ? ये मेरी मेहंदी खूनी रंग में कैसे बदल गई? माँ उठो ना माँ, कुछ तो बोलो, तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। तभी शगुन के सामने चुड़ैल बन चुकी मालवी आती है, जिसकी पीठ में अभी भी खंजर गड़ा था और खून बह रहा था। कैसा लग रहा है खूनी मेहंदी का रंग? मेरी मेहंदी का रंग चुराकर तू अपने हाथ रंगना चाहती थी। देख कैसे तेरी मेहंदी को मैंने खूनी मेहंदी बना दिया। इसे कहते हैं बदला। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी, मेरी माँ को क्यों मारा? मेरी माँ भी ऐसे ही रोई थी जब मेरी मौत की खबर उन्हें मिली थी। तूने बस मुझे ही नहीं, मेरे परिवार को भी मारा था। इसलिए शगुन, अब मैं तुझसे और सुनील से बदला लूंगी। सजा मिलेगी तुम दोनों को। तभी वहाँ पर सुनील आ जाता है और सामने का नजारा देखकर दंग रह जाता है और कहता है, शगुन ये सब क्या है? किसने किया ये? तुमने मुझे कॉल किया था, बोलो तुम चुप क्यों हो? बोलो। तभी सुनील की नजर वहाँ हवा में झूल रही मालवी पर जाती है, जिसे देखकर वो कहता है, मालवी तुम इस रूप में? माफ कर दो, उस दिन हमने जो भी किया तुम्हारे साथ वो गलत था। हमें माफ कर दो, मुझे और शगुन को छोड़ दो। क्या कहा छोड़ दूं? अभी तो बन्नो रानी के हाथ पर मेहंदी लगानी है, वो भी खूनी मेहंदी। बन्नो हाथ दो, बन्नो तेरी अखियाँ सुरमई, बन्नो तेरी मेहंदी लाख की रे। इतना कहते ही मालवी एक एक करके शगुन के हाथों को तोड़कर उसके जिस्म से अलग कर देती है और फिर अपने नुकीले नाखूनों से शगुन का पूरा बदन चीर देती है। ऐसे ही वो सुनील को भी मारकर अपना बदला पूरा करती है। निशिका अपनी सास के कमरे की सफाई कर रही होती है। जैसे ही वो बेड के कंबल को तय करने के लिए खींचती है तो वो उससे उठता नहीं है और तभी वो कहती है, हाय राम, ये कंबल कितना भारी है, न जाने सासू माई से ओढ़कर कैसे सोती थी। इतना कहकर वो दोबारा कंबल को उठाने के लिए जोर लगाती है, लेकिन कंबल टस से मस नहीं होता। जिसके बाद वो पूरी जान लगाकर कंबल को खींचती है। तभी उसकी सास मंजुला की आवाज आती है, अरे ओ नासपिटी, कोई और काम नहीं है क्या तुझे जो मेरा कंबल उठाने के फालतू काम में लगी पड़ी है? अरे सासू माँ, कंबल सुखाने के लिए यहाँ से हटा रही हूँ, पर ये तो हिल ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जितना जोर मैं इधर से लगा रही हूँ उतना ही जोर दूसरी तरफ से कोई लगा रहा है। कोई खींच नहीं रहा, बल्कि मैं ही पकड़ कर बैठी हूँ कंबल। सुबह सुबह परेशान करने चली आती है, जा जाकर कहीं और सफाई कर ले। तभी वहाँ निशिका को आवाज लगाते हुए उसका पति प्रणीत आता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि निशिका हाथ में कंबल पकड़े अपनी सास का नाम लेकर बातें कर रही होती है। ओहो सासू माँ, आप भी ना हमेशा काम करते हुए मुझे टोकती रहती हो। अभी मैं यहाँ आई हूँ, कंबल लेकर जाऊंगी, छोड़िए। निशिका, निशिका, देख रहे हो ना प्रणीत जी, फिर कहोगे कि मैं ही सासू माँ से लड़ती फिरती हूँ। निशिका, दिमाग ठिकाने पर तो है तुम्हारा, या दिन दहाड़े जागते हुए सपने देख रही हो? भूल गई हो तो मैं याद दिला दूं, माँ को गुजरे हुए 2 महीने हो गए हैं। सुनकर हैरानी हुई ना दोस्तों, लेकिन सच में निशिका की सास अब इस दुनिया में नहीं थी। उसकी मौत की कहानी जानने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं।
मंजुला अपनी बिगड़ती तबीयत के कारण ज्यादातर बिस्तर पर ही पड़ा रहा करती थी। एक दिन जब मंजुला कमरे में आराम कर रही होती है, तभी निशिका उसकी दवाई और पानी लेकर कमरे में आती है। सासू माँ, सासू माँ, अरे ओ बीमार बुढ़िया निकल ली क्या सासू माँ? अरे क्यों भोपू की तरह बज रही है? बहरी नहीं हूँ मैं, क्या है? जब बहरी नहीं हो तो एक बार में सुन लिया करो ना, दवाई लेकर आई हूँ, ले लो। जब देखो ये रंग बिरंगी गोलियां उठा लाती है। अरे इसकी जगह कुछ पकवान खिलाएगी तो जल्दी ठीक हो जाऊंगी मैं। ठीक है का तो पता नहीं, पर दवाई नहीं खाओगी तो जल्दी ऊपर पहुँच जाओगी, इसीलिए बिना नखरे किए दवाई खा लो। अरे कल मुही मरे मेरे दुश्मन, कुछ हो जाए देख लियो, मैं तो ना मरूंगी, यहीं रहूंगी हमेशा। इस गोली की पोटली को रख दे यहीं और कुछ चटपटा बना कर ले आ। खांसते खांसते सांस फूल रही है, कब्र में पैर लटक रहे हैं, लेकिन फरमाइशें सारी पूरी करनी है बुढ़िया को। क्या भगवान, ना इन्हें ठीक कर रहे हो ना इन्हें निपटा रहे हो, बिस्तर में लेटे लेटे बस फरमाइशें करती रहती है। ये भगवान को आंखें क्या दिखा रही है? कितने भी सिफारिश कर ले तू, मैं ना मरने वाली, कह देती हूँ। ओहो सासू माँ, आपके मरने की सिफारिश नहीं लगा रही, मैं तो ये सोच रही हूँ कि चटपटे में ऐसा क्या बनाऊं जो आपको पच जाए। इतनी फिक्र का नाटक मत कर, क्योंकि मैं हाँ हाँ, आप नहीं मरने वाली, समझ गई, दवाई खा लो, जा रही हूँ मैं बनाने। इतना कहकर वो किचन की तरफ चली जाती है। निशिका अपनी बीमार सास की अच्छे से देखभाल करती, लेकिन साथ में अपनी बीमार सास से छुटकारा पाने की दुआ भी करती। ऐसे ही एक दिन अचानक मंजुला की तबीयत बिगड़ती है और वो ज्यादा ही खांसने लगती है। तभी वो अपने कमरे से निशिका को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ नाच पिटी, जरा एक गिलास पानी तो लेकर आ। ठंडा लाऊं या गरम? लो, अब ये होठ सिलकर बैठ जाएंगी, ठंडा ही ले जाती हूँ। तभी वो पानी लेकर अपनी सास के कमरे में आती है तो देखती है कि आंखें बंद किए हुए, सर को झुकाए हुए उसकी सास बैठी है और वो उसे पानी देते हुए कहती है, सासू माँ पानी, आपने बताया नहीं ठंडा लाऊं या गरम लाऊं, तो मैं ठंडा ही ले आई हूँ। यार फिर नहीं सुन रही। तभी वो मंजुला को छू कर देखती है और मंजुला उसी हालत में बेड पर गिर जाती है। निशिका उसकी ये हालत देखकर डर जाती है और उसे जोर जोर से आवाजें देने लगती है। उसकी आवाज सुनकर प्रणीत भी वहाँ आता है और अपनी माँ को यूं पड़ा देखकर उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ मंजुला को मृत घोषित कर दिया जाता है और इस तरह मंजुला की बीमार हालत में ही मौत हो जाती है। प्रणीत की बातें सुनकर निशिका कंबल को जोर से खींचती है, कहती है, अब ये कंबल भारी क्यों नहीं लग रहा? प्रणीत, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में। सासू माँ अभी यहाँ नहीं है, लेकिन कुछ देर पहले वो यही थी, मैंने उनकी आवाज सुनी है, मैंने उन्हें आंसर भी किया है, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, माँ की आवाज सुनाई दी थी तो माँ दिखाई भी दी होंगी, बताओ कहाँ है? मुझे तो पूरे कमरे में कहीं नहीं दिखाई दे रही। दिखाई तो मुझे भी नहीं दी थी, लेकिन आवाज सुनाई दी थी। तुम्हारा मतलब माँ की आत्मा भटक रही है क्या घर में? देखो ये सब तुम्हारा वहम होगा, चलो चलकर नाश्ता करते हैं। जिसके बाद दोनों कमरे से चले जाते हैं और तभी बेड पर मंजुला की बीमार आत्मा बैठी नजर आती है और वो हंस रही होती है। एक दिन निशिका के पड़ोस में रहने वाली पड़ोसन उसके घर आती है। तभी मंजुला की आत्मा निशिका के शरीर में समा जाती है और तभी बेला कहती है, अरे निशिका, वो मैं कह रही थी, तेरे कपड़े उड़कर मेरी छत पर आ गए हैं, तो कभी आते जाते उन्हें ले आइयो। अरे मुई बहाने क्यों बना रही है? कहती क्यों नहीं कि टमाटर लेने के बहाने आई है? मंजुला, तू मंजुला की बोली क्यों बोल रही है? बहू, अपनी सास की याद सता रही है क्या? तुझे कैसे पता कि मैं टमाटर मांगने आई हूँ? अरे बिकारन, बिना मतलब तो तू अपने मायके नहीं जाती तो यहाँ क्यों आएगी? हाय राम, ये तो मंजुला लगती है। बिकारन तो मुझे वही कहा करती थी, कहीं उसकी आत्मा इसके अंदर तो नहीं आ गई। राम राम। बेला, सरक यहाँ से जल्दी। अरे बिकारन, कहाँ भागती है?
तभी वो निशिका के शरीर से बाहर आती है और निशिका बेला को ऐसे भागते देखकर हैरान होकर बोलती है। अरे ये क्यों भाग रही है? और ये मुझे क्या हुआ था? मैं खास क्यों रही थी? अरे ओ नासपिटी, खाली खोपड़ी पर जोर ना लगा, जाकर हाथ चला और मेरे लिए चाय बना कर ला। जी लाती हूँ सासू माँ। ओह, फिर से सासू माँ की आवाज, फिर से मुझे वही वहम हो रहा है। अरे मुझे उनकी रत्ती भर भी याद नहीं आती, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी तो मुझे तुझसे उम्मीद भी नहीं थी निकम्मी। कौन बोल रहा है? सामने आओ, कौन है? सामने ही तो नहीं आ सकती तेरे। आप सासू माँ, आप सच में यहाँ है? आप तो मर चुकी हो ना? मैंने कहा था ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी आत्मा ने इस शरीर को छोड़ा है, इस घर को नहीं। सासू माँ, आप सच में आओ, दिखाई क्यों नहीं दे रही? आवाज सुनकर तो पसीने छूट रहे हैं तेरे। शुक्र कर कि तू मुझे देख नहीं सकती, वरना तो डर के मारे तेरे प्राण ही सूख जाते। प्राण तो अब ये मेरे सुखा रही है। हाय, मरने के बाद भी बुढ़िया को चैन नहीं है, कैसे खास रही है। इसकी आत्मा भी बीमार है। हाय राम, क्या करूँ, कौन सी दीवार में चिपकी पड़ी हो। उसी समय प्रणीत ऑफिस से घर आता है और निशिका के चेहरे पर डर देखकर उसके पास जाकर कहता है। क्या हुआ निशिका, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? कुछ हुआ क्या? वो सासू माँ। वो प्रणीत को बता ही रही होती है कि तभी फूलदान गिरकर टूट जाता है और निशिका समझ जाती है कि उसकी बीमार सास की आत्मा ने ही उसे गिराया है और तभी वो मन में कहती है। अरे यार, ये बीमार आत्मा तो मुझे डरा रही है। अभी मैं प्रणीत को बताऊं कि नहीं? रहने देती हूँ, वैसे भी इन्हें ये मेरा वहम ही लगेगा। बोलो, माँ के बारे में क्या? तभी अचानक से घर की लाइट्स जलने बुझने लगती है। अचानक से मंजुला की आत्मा दोनों की आंखों के सामने आ खड़ी होती है, जिसे देखकर निशिका डर जाती है और प्रणीत की आंखें नम हो जाती है। तभी डरते हुए निशिका कहती है। देखा प्रणीत, मैं ना कहती थी, सासू माँ की आवाज सुनाई देती है। ये कोई वहम नहीं है, सासू माँ सच में है और वह ऐसे बीमार आत्मा बन के क्यों भटक रही है। उस दिन जब मैं पानी लेकर आई थी, तब भी वो ऐसे ही बेसुध क्यों पड़ी थी? मैं हमेशा कहा करती थी, मैं नहीं मरूंगी, हमेशा यहीं रहूंगी, लेकिन मेरी बीमारी मेरे शरीर को खा गई और मेरे आखिरी समय में तुम दोनों ही मेरे पास नहीं थे। इसलिए मेरी बीमार आत्मा तुम दोनों को देखना चाहती थी कि तुम सुखी हो या नहीं। माँ, आपकी इस बीमार आत्मा को देखकर बहुत बुरा लग रहा है। तो क्या अब मेरी आत्मा का इलाज भी करवाएगा पगले? तुम दोनों को देख लिया, अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, अगर मैं कुछ देर पहले आ गई होती तो शायद आज आप हमारे बीच होती। नहीं बहू, तूने हमेशा गालियाँ सुनकर भी मेरी सेवा की, कभी मेरी देखभाल करने से मना नहीं किया। तुम दोनों अपने आंसू पोंछ लो, तुम्हारी माँ मुक्त हो रही है, अब तुम खुश रहना। जिसके बाद मंजुला की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है।